अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। अंदरूनी मामलात हों या फिर मुसलसल बढ़ता बैरूनी दबाव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासी मंजरनामे पर खबरों की जीनत बनी है। एक तरफ जेल में कैद इमरान खान की ट्वीट के बाद तेजी से तब्दील होती सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमत के इस मौक़िफ़ में सख्ती आती जा रही है कि PTI रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है, तो दूसरी जानिब PTI के अंदरूनी और मालियाती मामलात के हवाले से आने वाली खबरें भी इतनी हौसला अफजा नहीं है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI माली बहरान का शिकार हो गई है और PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने माली बहरान के हवाले से पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को एक ख़त लिख दिया है। इस ख़त में कहा गया है कि पार्टी चलाने के लिए हर पार्लियामेंटेरियन अपनी तनख्वाह का 10% पार्टी फंड में देगा। ख़त में मजीद ये भी मुतालबा किया गया है कि हर MNA, सेनेटर और MPA माहाना 50,000 रुपये पार्टी फंड में जमा करवाए। इसके साथ साथ अब PTI के पार्टी आइन को नए सिरे से तरतीब देने और इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तरीक़ाकार को दीगर सियासी पार्टियों के आइन में दिए गए निज़ाम के साथ मुताबिकत देने के लिए एक वसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। अंदरूनी मामलात से हटकर अगर बैरूनी दबाव की बात की जाए तो आज भी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि PTI सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है और मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स का हिस्सा बनने पर इसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब विफाक से नाराज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कोहाट जलसे में ये धमकी दे दी है कि इस बार D चौक से आज़ादी लेकर या फिर कफन में लिपट कर वापस आएंगे। जबकि कल यानी 16 दिसंबर को PTI ने अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से जेल मुलाकात के रोज़ एहतजाज की कॉल भी दे दी है। PTI के अंदर अब क्या चल रहा है और मौक़िफ़ में PTI के खिलाफ आने वाली सख्ती को PTI कैसे डिकोड कर रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम सलाम। राजा साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा सबसे पहले कि आज अभी जो तलाल चौधरी साहब की जानिब से एक बयान सामने आया है कि जो बैरून मुल्क से चलने वाले रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट हैं उनका ताल्लुक, बेशतर का ताल्लुक जो है वो PTI के साथ है, तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये अकाउंट, पहले तो ये बताइए वाकई क्या PTI के एमा पर काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखिए, ये बात कई दफ़ा हो चुकी है कि बहुत से अकाउंट जो हैं वो ख़ुद काम करते हैं और जो अकाउंट बज़ाहिर हमारे साथ मुंसलिक भी हैं वो ख़ुद मुख्तार हैं। एक निज़ाम पहले से मौजूद है, उन अकाउंट्स पे हम पे भी तनकीद होती है, हर तरह के हमले होते हैं। तो ये अकाउंट्स चलते हैं, इनके हवाले से पार्टी का कोई इख्तियार नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। राजा साहब, PTI ने क्या अपने तौर पे भी कोई तहकीकात किए हैं कि इंटरनल एक तहकीकात का ज़ाहिर एहतसाब का सिस्टम होता है कि ये अकाउंट बार बार जो हैं ये PTI के साथ जोड़े जा रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ सामने आई है आपके? नहीं, देखिए, हमारा इख्तियार नहीं है। ये अकाउंट बहुत अरसे से चल रहे हैं, 10-12 साल से मौजूद हैं। इन अकाउंट्स पे पार्टी का कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है। अच्छा राजा साहब, अब हुकूमत का मौक़िफ़ अगर हम देखें तो दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की हद तक, यहाँ तक भी कहा गया कि PTI जो है वो उस तरफ जा रही है और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का भी कहा जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो PTI पर पाबंदी की बात की जा रही है, कोई ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं हुकूमत की तरफ से आपको? देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इस वक्त जो इस मुल्क में रविश है वो सिर्फ PTI को महदूद करना नहीं है, वो जमहूरियत को महदूद करना है, वो एक आज़ाद अदलिया के तसव्वुर को महदूद करना है, वो इंसानी हुकूक के तसव्वुर को और इंसानी हुकूक की हकीकत को महदूद करना है। तो ये चाहे ईमान मज़ारी का मामला हो, किसी भी और सहाफ़ी का मामला हो, किसी सियासी वर्कर का मामला हो, इस वक्त इरादा ये है कि इस मुल्क में एक जेल का समा पैदा करना है, एक कब्रिस्तान का समा पैदा करना है। तो हर बात मुमकिन है। इस वक्त 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद अदलिया पर गलबा पा लिया गया है। इस वक्त ये रियासत एक ऐसी रियासत बन चुकी है जहाँ आइन और कानून जो हैं वो बिल्कुल एक तरह से ज़ेली बातें हैं, असल बात हॉन्स है, असल बात जबर है। तो ये बिल्कुल हर चीज़ मुमकिन है। देखिए, PTI किसी तरह भी रियासत मुखालिफ जमात नहीं है। रियासत आप किसको कहते हैं? पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का नस्बुल ऐन,
पाकिस्तान के मुफादात, हर चीज़ के साथ पीटीआई खड़ी है। ना ये किसी तरह से नस्ली मुनाफरत पर यकीन रखती है, ना फ़िरका वाराना सियासत करती है। तो पीटीआई का कोई भी अमल जो है, कोई भी नज़रिया जो है, वो किसी तरह भी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है। अब अगर इसी तनाजुर में देखें तो पीटीआई की जानिब से ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है और ख़बरें भी इस हवाले से सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी को महमूद अचकज़ई के हवाले से जो है उनके ज़रिए जो है वो दावत दी जाएगी, और लेकिन नून लीग को मदऊ नहीं किया जाएगा। तो ये ग्रैंड डायलॉग ग्रैंड कैसे होगा जब हुकूमत ही इसका हिस्सा नहीं होगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हुकूमत तो 16 सीटों वाली हुकूमत है ना, उनसे बात क्या करनी है इस वक्त। हम कह रही हैं उन लोगों को जिनमें ज़रा सी भी कोई रमक है पाकिस्तान में, जो देखना चाहते हैं आज़ादी, जो देखना चाहते हैं जमहूरियत, ये डायलॉग बढ़ा है। अगर बात सीरियस हो, कोई बंदा आए हमारे पास, कोई पार्टी आए हमारे पास और वाक़यतन ये लगे कि वो खुलूस दिल से इस मुल्क में चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी हो, आइन और कानून सिर्फ कागज़ पे लिखे हुरूफ ना हो, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। और ये कोई आखिरी डायलॉग नहीं होगा, कोई आखिरी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। हम समझते हैं इस मुल्क में इस्तेहकाम इसी तरह मुमकिन है कि हम जमहूरियत को माने, इंसानी हुकूक को माने और सब मिलकर बैठें और पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करें। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी में जबर का माहौल रखेंगे? राजी साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार होंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता। माजी को देखें तो इम्कानात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल महमूद खान अचकज़ई साहब अगर कोई कोशिश करना चाहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से, तो वो उनकी सवाबदीद है। और हम ये समझते हैं कि बिलाखिर इस मुल्क के हर तबके को बैठना होगा, हर जमात को बैठना होगा और ये सोचना होगा कि ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। जबर से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये तमाम तसव्वुर जो है ये गलत है कि इस मुल्क पे अगर आप हमला कर देंगे, इदारों को तबाह कर देंगे और एक ताकत और डंडे के ज़ोर से मुल्क को चलाएंगे तो यहाँ फलाह होगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ रोज़गार पैदा होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पीटीआई की सियासत कैसे होगी अगर माइनस इमरान की बात की जा रही है? राजा साहब, पीटीआई की सियासत कैसे होगी अगर माइनस इमरान खान की बात की जा रही है? एमक्यूएम का हवाला दिया जा रहा है कि एमक्यूएम ने भी तो अपना बानी जो है उसको छोड़ दिया, तो वो एमक्यूएम इस वक्त मौजूद है। तो क्या पीटीआई इस हवाले से कुछ सोच रही है? एमक्यूएम बिल्कुल नहीं। देखिए, पीटीआई बिल्कुल किसी इस किस्म की सोच के साथ नहीं है। इमरान खान हमारी सोच का महवर हैं। इमरान खान इस वक्त एक इस्तारा है इस मुल्क में मज़ाहमत का, इस मुल्क में आज़ादी का, इस मुल्क में इंसानी हुकूक की सरबुलंदी का। बिल्कुल ये नामुमकिन है कि उनके बग़ैर पीटीआई आगे बढ़े, ऐसा नहीं होगा। और एमक्यूएम भी क्या है, एक हुयूला है। वो एक भी सीट नहीं जीती। फॉर्म 47 की पैदावार, फॉर्म 47 की बैसाखी पे खड़ी एक जमात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए राजा साहब, इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल के बाहर जो है वो पार्टी के मामलात आप सब सीनियर्स ने मिलकर चलाने हैं, जो पार्टी के कायदीन उन्होंने चलाने हैं। आज फिरदौस शमीम नकवी साहब का खत भी मंजर आम पर आया है, हर खबर की जीनत बना हुआ है कि पार्टी फंड्स में रकम जमा करवाने का अमल जो है उसकी बात की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये पार्लियामेंटेरियन पर लाजिम है और पार्लियामेंटेरियंस ऐसा करेंगे, क्योंकि वो तो मना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल करेंगे। ये रूटीन की बात है, ये कोई इसमें ऐसी कोई गैर मामूली बात नहीं है। हर पार्टी को अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने टिकट होल्डर से, अपने मेंबरान से फंड रेजिंग का हक हासिल है और उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी पार्टी को फंड्स मुहैया करें। ज़ाहिर है कि एक जमात के वजूद के लिए ज़रूरी होता है कुछ ना कुछ रकम का। लेकिन इस वक्त मालियाती बहरान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, इस बात की आप तस्दीक या तरदीद करना चाहेंगे? नहीं, बहरान कोई नहीं है। पैसे जो है रूटीन का अमल है, रूटीन की फंड रेजिंग है, ये हर चंद महीनों बाद होती है। अच्छा राजा साहब, ये भी बताइएगा कि अब इस स्टेज पर पीटीआई के आइन को एक नए सिरे से तरतीब देने की बात हो रही है, तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? नहीं, ये भी ऐसी बात को बढ़ावा मिल गया। हम नज़रसानी करना चाहते हैं, हर एक को करनी चाहिए, हर दस्तावेज को देखना चाहिए कि क्या उसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है। हो सकते हैं हम फैसला करें कि कोई तब्दीली ज़रूरी नहीं है, या हम फैसला करें कि एक दो शिकों को बदलना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो बात हो रही है कि बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ आपका जो आइन है वो मुताबिकत नहीं रखता है, तो अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ प्रॉपर्ली लाया जाएगा? हो सकता है हम ऐसा करें, कुछ उसमें ज़्यादा आसानी पैदा करने की कोशिश करें, पर ये मामूल की बात है, ये कोई इसमें ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। हर जमात को अपने आइन को, अपने मंशूर को देखते रहना चाहिए। वो तो ठीक है राजा साहब, लेकिन हमारे ही शो में आमिर डोगर साहब ये बात कह गए हैं कि जो सियासी कमेटी है वो आपके कहने के ऊपर तहलील की गई थी, तो क्या वाकई ऐसा है और इसकी वजूहात क्या थी? नहीं, मेरी तजवीज़ ये हरगिज़ नहीं थी, ये खान साहब का हुक्म आया है। और देखिए वो बहुत बड़ी हो गई थी, पिछली जो कमेटी थी 40 से तजावुज़ कर गई थी, तो 40 लोगों की कमेटी जो है वो कमेटी नहीं रहती, वो एक छोटा सा जलसा बन जाते हैं। तो खान साहब का हुक्म आया कि इसको महदूद करो, और जो कलीदी जो ओहदेदारान हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बन गई। कोई बाहर से तो लोगों ने नहीं आना था ना, वही लोग जो पहले उस 40 के फिगर में मौजूद थे। कुछ लोग बाहर से ज़रूर आए हैं जो उस पहले उस कमेटी का हिस्सा नहीं थे। इससे आपको क्या चेंज लग रहा है, क्या चेंज आएगा इस तब्दीली से? क्या छोटी कमेटी जो है जिसमें हर मेंबर का कोई ओहदा है, वो एक तरह से ज़्यादा नज़म से काम कर सकती है। हर मेंबर को पता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। इसमें जो हमारे 4 सूबाई ओहदेदारान हैं, सदर, चीफ ऑर्गेनाइज़र, इसी तरह जीबी और AJK के जो सदूर हैं वो मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर मौजूद हैं। तो हर एक का एक रोल है, एक फंक्शन है, ताकि जो भी फैसला हो, जो भी बात हो, उस पर अमल दरामद जो है वो कराया जा सके। तो ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 15-16 लोग जो पहले थे, जो बहुत बसीरत वाले लोग हैं, बहुत हमारे लिए बाइसे कदर हैं, तो उनको और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही कमेटी में बैठें। राजा साहब, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ये अनाउंस किया है कि वो अडयाला जेल के बाहर आएंगे कल, यानी 16 दिसंबर को, और वहाँ बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, और जब तक मुलाकात नहीं होती उस वक्त तक जो है वो वहाँ बैठे रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टी का फैसला है या ये सुहेल आफरीदी साहब का ज़ाती फैसला है? देखिए, मंगल वाले दिन बहनें आती हैं, बहनों का हक है कि उनकी मुलाकात हो, ख़ानदान की मुलाकात का, वकला की मुलाकात का ये दिन होता है। तो हम आते हैं हर मंगल, वहाँ पे हम बैठते हैं, बहनों का साथ देते हैं। तो जो भी साथ देना चाहे, बड़े पुरअमन तरीके से हम वहाँ बैठते हैं, नज़म के साथ। तशद्दुद जो है वो रियासत की जानिब से होता है जब भी होता है। तो कोई भी आए, हर पाकिस्तानी आज़ाद है, कहीं भी आके आप खड़े हो सकते हैं एक मुनज़्ज़म तरीके से। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम ये मांग करते रहेंगे कि जो इमरान खान साहब का हक है, उनके ख़ानदान का, उनके वकला का, पाकिस्तान की आवाम का, कि वो जाने कि उनका लीडर किस हाल में है, मुलाकात होना एक कानूनी हक है। तो उस हक को मांगने के लिए हम आएंगे। हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर तरीके से, राजा साहब, हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली उस एक ट्वीट के बाद ये कह दिया गया है कि अब जो है वो कोई मुलाकात नहीं होगी, बहनों की भी मुलाकात नहीं होगी। उसके बाद अगर वहाँ अडयाला जेल के बाहर जो है वो दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया है। गुज़श्ता जो मुलाकात थी उसके दौरान जो है वो बहनों के ऊपर जो वाटर कैनन से जो है वो पानी भी फेंका गया। तो अब आपको कल कोई तसादुम होता हुआ दिखाई देता है? नहीं, हमारी तरफ से तो नहीं होगा, कोई तसादुम नहीं होता। हम हर हफ्ते वहाँ आते हैं और बड़े सुकून से, पुरअमन तरीके से बैठते हैं। तो ये तो एक गैर आइनी अमल है ना। 144 क्या है? ये एक अंग्रेज़ के दौर की एक स्याह कानून है उस दौर का, कि जब दिल करे आप लोगों की बात करने, खड़े होने के हक़ को सल्ब कर दो। एक तरफ बुनियादी हुकूक हैं आइन में जो कहते हैं कि खड़ा होना, धरती पे चलना, आवाज़ बुलंद करना हर इंसान का बुनियादी हक़ है, और एक तरफ आप कहते हैं डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार है कि वो आपकी ज़ुबान बंद कर दे, आपके पाँव तोड़ दे, आपको खड़ा होने से रोक दे। तो ये एक गैर आइनी चीज़ है जो हर किस्म के इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। तो रियासत अगर सहारा लेना चाहती है, तशद्दुद करना चाहती है, तो ये रियासत की नाकामी होगी, हमारी नहीं। लेकिन अभी एक और जो ऐलान जो है वो सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से किया गया है कि वो कह रहे हैं कि डी चौक आएंगे, आज़ादी लेकर जाएंगे या फिर कफन में लिपट कर वापस जाएंगे। तो इतना बड़ा बयान उनकी जानिब से सामने आया। तो क्या पार्टी ने फैसला कर लिया है कि अब वो डी चौक आ रहे हैं और कब आएंगे? नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें इस
हद तक मत लेकर जाओ कि हमें ऐसे फैसले करना पड़े। इसका कोई फैसला नहीं है, इस वक्त कोई तारीख नहीं है, लेकिन ये एक इजहार है अपने हक के हवाले से कि एक हमारा हक है कि इस मुल्क में आज़ादी हो, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। सिर्फ उन्होंने अपने एक हक का इजहार किया है, इसमें कोई उन्होंने डेडलाइन नहीं दी। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पीटीआई फिलहाल डी चौक आने का कोई इरादा फौरी तौर पर नहीं रखती और इसके साथ साथ वो उम्मीद से भी हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और जो ग्रैंड डायलॉग है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो माजी के तजर्बात के बरक्स उनके साथ बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात हो रही है तो सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पंजाब में आनियाँ जानियाँ हैं वो कुछ बढ़ रही हैं। और क्यों गवर्नर पंजाब को जो है वो ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म है, वजूहात क्या हैं जानेंगे उन्हीं से। और अब प्रोग्राम में बात होगी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पंजाब के भरपूर दौरे की और वहाँ पीपल्स पार्टी के कदम जमाने की कोशिशों की। अपने हालिया दौरे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर पंजाब में मुतहरिक करने के हवाले से कई अहम मुलाकातें की हैं, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी अपने डेरे गुज़श्ता हफ्ते लाहौर में जमाए रखे। अब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने यह दावा कर दिया है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, जिसके लिए अगले इलेक्शन का इंतज़ार करना होगा। गवर्नर पंजाब के बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द फैसलाबाद और सियालकोट में जलसा करेंगे और फैसलाबाद से एक अहम शख्सियत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत होगी, जबकि दीगर अजला से भी लोग शामिल होंगे। पंजाब में अब पीपल्स पार्टी क्या सियासी हिकमत अमली जा रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। गवर्नर साहब, आपने पेशगोई की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अगले वज़ीर आज़म होंगे, तो ये पेशगोइयाँ कब से शुरू कर दी हैं आपने? नहीं, मैंने पेशगोई कोई नहीं की। मैंने तो बिल्कुल जो आप मेहनत कर रहे हैं और जो हालात वाक़यात हैं उससे इंशाल्लाह हमारा ये एम है और हमारी कोशिश है और हमने इसके लिए भरपूर जदोजहद करनी है और जदोजहद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम सब ने मिल के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने, पाकिस्तान की आवाम ने इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये मेरी पेशगोई नहीं है, ये मेरी कोशिश है, मेरी जदोजहद है, पार्टी की जदोजहद है और नोश्ता दीवार है, सामने नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। उसके लिए तो अगला इलेक्शन होना ज़रूरी है ना, तो इलेक्शन तो अभी जो है वो काफ़ी दूर हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या वक्त पर होंगे इलेक्शन या पहले भी हो सकते हैं? देखिए, इस बारे में तो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी ना हम कभी भी गैर जमहूरी तरीके से इस मुल्क में नहीं आई और हम हमेशा जमहूरी तरीके से ही इस मुल्क में हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने कभी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया, कभी हमारे हाथों से सिस्टम का नुकसान नहीं हुआ। तो अब भी पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती और ना हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश है और ना हमें कोई जल्दी है कि फौरी से कुछ ऐसा तरीका और बिलावल भुट्टो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये जो एक कोलेशन गवर्नमेंट है, हम इसको चलाना चाहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि खुदा न खास्ता अभी फिर कोई ये सिस्टम ज़रा सा भी आगे पीछे हुआ तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है, क्योंकि मुश्किल सूरत हाल थी, डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी हुई, कुछ सिस्टम आगे चला, आज भी मुश्किल सूरत हाल है, ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है। उसमें कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी जो है वो किसी बड़े नुकसान का जो है वो बहस बन सकती है। इसलिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान किया। अब भी हम चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो गवर्नमेंट है, ये 5 साल चले, 5 साल के बाद अपने टाइम पे प्रॉपर इलेक्शन हो और इंशाल्लाह आवाम की ताकत से बिलावल भुट्टो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है गवर्नर साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो उस सूरत में वज़ीर आज़म बन सकते हैं जब तक कि पंजाब जो है वहाँ पर अपनी हुकूमत ना बना लें या इतनी सीटें हों एटलीस्ट कि वो वज़ीर आज़म की सीट पर बराजमान हो सके? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ। आपके बगैर प्राइम मिनिस्टर बनना नामुमकिन है और वो नहीं हो सकता। लेकिन पंजाब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
सूबा है। अपना जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इसकी बुनियाद पंजाब में रखी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमेशा यहाँ से बेहतरीन रिज़ल्ट जो है उनकी क़यादत में आता रहा। 2008 में यहाँ से 35 सीट थी, इसी वजह से गवर्नमेंट बनी। बीच में जो है वो पीपल्स पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई, लेकिन अब ये साल डेढ़ में इतनी वर्किंग हो चुकी है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बहाल हो चुकी है। और पीपल्स पार्टी अभी भी हमारे पास 3.5 साल पड़े हैं। हम इसी हिम्मत से जो है वो मेहनत भरपूर करते रहेंगे और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में बेहतरीन रिज़ल्ट पंजाब में देगी। आज के दिन भी पीपल्स पार्टी बहाल हो चुकी है, जिसकी वाज़ेह मिसालें हैं कि कई यहाँ पे इवेंट जो है वो मैं 15-20 हज़ार के कर चुका हूँ बगैर चेयरमैन के भी जी। और 2 दिन के नोटिस में पीपल्स पार्टी का वर्कर 15 से 20 हज़ार यहाँ इकट्ठा करना मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। और उससे अगला स्टेप ये था कि इलेक्शन लड़ने वाली शख्सियात की ज़रूरत थी। ये बिलावल साहब जो आए हैं इन 3 दिनों में, तो आप देखें 18 के ऊपर काम होगा, यानी शामिल हुए हैं। इलेक्टेबल्स के ऊपर काम जो होगा 18 के करीब जी इलेक्टेबल के पे काम हो रहा है और 18 के करीब तकरीबन 13 तहरीक लब्बैक के जो MPAs और MNAs के कैंडिडेट थे, जिनमें से 40,000, 25,000, 28,000, 18,000, 16,000 वोट जिन्होंने लिए हुए थे वो लोग शामिल हुए। उसके अलावा PTI से लोग हुए, उससे काफ लीग के एक साबिक MPA 2 दफ़ा के MPA थे, एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र थे। और पिछले इलेक्शन में जिन्होंने 32-34 हज़ार वोट लिए हुए थे, तो 17-18 के करीब लोग शामिल हुए। अभी तहरीक इंसाफ के कितने लोगों ने आपसे रब्ता किया है? तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोगों से रब्ता है और मेरी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब जनवरी में आएंगे तो इंशाल्लाह 5 से 7 लोग जो हैं वो MNA और MPA लेवल के जो हैं, जिसमें PTI के लोग भी शामिल होंगे, उनको इंशाल्लाह हम पार्टी में शामिल करेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये एक मुस्तकिल अमल है। और इससे अगले स्टेप में हमारा ये है कि जो लोग शामिल होंगे फिर उनके हलकों में इंशाल्लाह वहाँ पे जलसे होंगे जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे। तो एक प्रॉपर प्लान और एक प्रॉपर प्रोग्राम के तहत हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नर साहब, और मुझे इंशाल्लाह कोई ऐसी जी गवर्नर साहब, यकीनी तौर पर एक उम्मीद जो है वो मौजूद है और मेहनत भी की जा रही है। एक जयाला गवर्नर वहाँ बैठा हुआ है और पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर जो माहौल था वो दिखाई दे रहा था कि पीपल्स पार्टी के नारे वहाँ पर कैसे बज रहे थे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की अगर बात की जाए, CM है वहाँ पर, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा वार्म वेलकम कहा और उन्होंने कहा कि ये पंजाब जो है वो आपका अपना घर है और जब भी आप यहाँ आएंगे वहाँ इज़्ज़त और एहतराम मिलेगी। तो कहीं कोई सीट एडजस्टमेंट की बात भी चल रही है और ये भी बात कहीं है कि ऐसा लग रहा है कि जो आपकी उम्मीद है उसमें कहीं ये तो नहीं है कि ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ हो गई है? नहीं, साड़ी गल असी कदी गल करके आए ही नहीं। अच्छा। साड़ी पीपल्स पार्टी दी तारीख इस चीज़ दी गवाह है कि असी हमेशा अवाम नी ताकत ना इकतदार च आए हैं। अगर अवाम साढ़े नाल नहीं असी गल करके किसी दूए तरीके ना साड़ी पहले ख्वाहिश सी इकतदार च आने नहीं नो हुण ख्वाहिश है। और कोई सीट एडजस्टमेंट या अभी प्री मेच्योर बात है, इस पर कोई बात नहीं हुई। जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो PSF का यहाँ पे मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक औरत थी और वो हमारी लीडर थी और उस वक्त औरत के ख़िलाफ़ फतवे दिलाए गए कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। आज आप देखें कि जिन्होंने फतवे दिलाए आज वही उस चीज़ पे कैल हैं। और आज के दिन अगर मरियम नवाज साहिबा जो है चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं अपने वर्कर्स को, अपने PSF यूथ और पीपल्स पार्टी के जितने वर्कर्स हैं उनको बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता। लेकिन गवर्नर साहब, मरियम बीबी का अगर बाकी सूबों के साथ एक मुवाजना होता रहता है, मरियम बीबी की जो वहाँ पर काम है उनका, तो आप मानते हैं कि मरियम नवाज जो है वो तमाम दीगर जो CM है उनसे बहुत बेहतर काम कर रही हैं वहाँ पे? देखें, बात ये है, ये तो मानेंगे हम इलेक्शन में जाके सारे मानेंगे, ठीक है, कि अवाम मानेगी तो सबको मानना पड़ेगा। अब मैं आप मानते हैं? आप तो देखें ना बराह रास्त राब्ते में है, पंजाब में काउंटर पार्ट है।
नहीं, मैं राब्ते में हूँ, लेकिन मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और खुदा न खास्ता मैं ना मानूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात तो ये है कि अवाम मानेंगी और वो अपने वोट की ताकत से जिस चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगी, फिर उसी की कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग होगी। लेकिन एक बहुत अहम जो है वो वहाँ पर फरीक है उस हुकूमत के अंदर, पंजाब हुकूमत के अंदर, तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ की सियासत को आप कैसे देखते हैं, जिस मुज़ाहिमत की सियासत की तरफ अब तहरीक इंसाफ बढ़ रही है, और इस वक्त जो पीटीआई का बयानिया सामने आ रहा है, अगर उसकी बात करें, और जिस तरह वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल आफरीदी, उन्होंने गवर्नर हाउस के केपी के बाहर धावा बोलने की धमकी भी दे दी है, और तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पीटीआई जो है वो आने वाले दिनों में खतरा बनकर सामने आएगी? देखिए, पीटीआई जो है ना वो गलत ट्रैक पे चल रही है, इस तरह नहीं होता। देखिए, आप इलेक्शन लड़े, आपने अच्छी सीट्स ली, उसके बाद 2 दफ़ा आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की और इसी एजिटेशन की सियासत में आप रहे। उससे बेहतर बात ये थी कि अगर वो ज़रूर अपना सियासी एक तरीका होता है, उधर अपना प्रेशर रखते, लेकिन साथ डायलॉग करते, टेबल पे बैठते, अपनी बातचीत करते, अपनी स्पेस गेन करने की कोशिश करते। जो तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है, इसमें मुझे कोई उनके मुस्तकबिल की ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। जब तक वो होश के नाखन नहीं लेंगे और प्रॉपर सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे, तो मेरा ख्याल है उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। इस तरह इदारों से लड़ा नहीं जा सकता। आपको ये डायलॉग जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो है जी गवर्नर साहब, आप जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो माइनस इमरान खान डायलॉग होने चाहिए, या इमरान खान के साथ जो है वो डायलॉग हो सकते हैं? देखिए, इमरान खान तो जेल में है, तो उनकी क़यादत जो बाहर है, जो बाहर धमकियां देती हैं, जो दावा बोलने की बात करते हैं, जो सारा कुछ करते हैं, उन्हें चाहिए पहले अपने सूबे के हकूक़ की बात करें और उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ें। उनके नेशनल असम्बली में ऑलरेडी खान साहब की बनाई हुई कमेटियाँ हैं, वो नेशनल असम्बली में बैठे, वहाँ पे माहौल को ठीक करें, अपनी डिबेट करें, अपनी बात करें, लोगों तक बात पहुँचाएं। ऐसा हो सकता है? आपको लगता नहीं है कि बहुत देर हो गई है ऐसा करने के लिए? वो तैयार ही नहीं है तहरीक इंसाफ के लोग। मेरा उन्होंने ये 1.5-2 साल ज़ाया कर दिए हैं, ये ज़ाया किए हैं। उन्हें शुरू में ही जो है इस तरफ आना चाहिए था और दोनों साइडों पे चलना चाहिए था। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने टाइम काफ़ी ज़ाया कर दिया है, लेकिन अभी भी ना जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उससे उन्हें कुछ चीज़ मिलने वाली नहीं है। मुझे बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है कि इस एजिटेशन से और इस दावे से और इस चढ़ाई से और इस अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करने से उन्हें कोई फ़ायदा होगा। मेरा ख्याल है उन्हें नुकसान ही होगा। वो तो ठीक है गवर्नर साहब, लेकिन अगर हम 16 दिसंबर की बात करें तो चीफ ऑर्गेनाइज़र पीटीआई की जानिब से ये दावत दी गई है तमाम जो पीटीआई के ज़िम्मेदारान हैं उनको कि वो ना सिर्फ ये कि अदालत जेल के बाहर पहुँचे, बल्कि मुलाकात तक वहीं रुकने मरने मारने की बातें हो रही हैं। तो इस तरह की जो इंतशार वाली सियासत है, इस तरह की जो मुज़ाहिमत वाली सियासत है, इसको आप कैसे देखते हैं? मुलाकात नहीं होगी तो मामलात क्या ख़राब होंगे? पीटीआई को आप देख रहे हैं कि आगे मामलात मज़ीद ख़राब करने जा रही है? नहीं, बिल्कुल इस तरह सोहेल अफरीदी जो है अब चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हें उस चीज़ से निकल के उनके जहन में ये आना चाहिए कि वो एक सूबे के सरबराह हैं और उस सूबे के हकूक़ हैं। वो सूबा पिस रहा है, उसको सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है उस सूबे का नुकसान न करें, बल्कि एक मैच्योर सियासतदान की तरह जो है अपनी मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। और इस तरह की कॉल्स जो हैं कई दफ़ा दी जा चुकी हैं, वो कॉल अपना टाइम भी आता है और फिर टाइम गुजर भी जाता है। तो ये 16 दिसंबर जो है वो भी गुजर जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि अब अपना जो उनकी एक पॉलिटिक्स है उसको रिव्यू करें। आखिर में ये बताइए कि क्या बल्दियाती इंतखाब होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर या नहीं, और अगर होने जा रहे हैं तो इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपना क्या हिस्सा देख रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेगी बल्दियाती इलेक्शन में और उसकी तैयारी हमने जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन मुझे ना जो सूरत हाल नज़र आ रही है इसमें जून तक तो मुझे बल्दियाती इंतखाबात किसी जगह नज़र नहीं आ रहे, और हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए। और ग्रास रूट लेवल पे इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल होना चाहिए, बजाय इसके कि MPs MNAs नालियाँ और गलियाँ बनवाते रहें। कम अज़ कम बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक किया जाए और ये जो बहुत सारे मसले हैं इसका हल हो जाए। वजूहात क्या लग रही हैं आपको बल्दियाती इंतखाबात ना हो सकने के? कौन जिम्मेदार है इसका? वजूहात वो
वजूहात वही हैं जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक चलता रहा है। वो सारा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कभी भी जो है हुकूमतें नहीं चाहती कि बलदियाती इलेक्शन हो, और उसकी वजह ये है कि MPAs MNAs नहीं चाहते कि बलदियाती इलेक्शन हो। तो जब MPAs MNAs का दबाव होता है तो फिर हुकूमतें भी उससे भागती हैं। बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर हमारे साथ थे और वो यही कह रहे थे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा कि जून तक जो है वो बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में हो सकेंगे, और वजूहात भी उसकी बता रहे थे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से वो कह रहे थे कि उनको ये नहीं है कि उम्मीद नहीं है, बल्कि नविश्ता दीवार है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे, और उसके लिए पंजाब में जो है इस वक्त तैयारियां अपने अरूज पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है, उसके बाद सदर मुमलिकत का दौरा है, तो ये सारे मामलात इसी तरफ निशानदही और इसी तैयारी की तरफ निशानदही कर रहे हैं। और अब प्रोग्राम में जिक्र होगा गुज़श्ता रोज़ सिडनी में पेश आने वाले दहशतगर्दी के हौलनाक वाक़े का, जिसमें हमलावर समेत अब तक हलाकतों की तादाद जो है वो 16 हो चुकी है। 40 अफराद ज़ख्मी हैं और जिनमें से 5 की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। और अब तक जो सूरत हाल मजमूई तौर पर सामने आई है, प्रोपेगेंडा फैक्ट्रियाँ भारत की, इज़राइल की और अफ़गानिस्तान की जो है वो पूरी तरह से मुतहरिक हो गई। वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं भारत वाले, और उन्होंने इंडियन मीडिया ने फौरी तौर पर जो पिन पॉइंट है वो पाकिस्तान की जानिब किया, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आखिर में बात ये निकली कि जो ये दोनों हमलावर हैं, चाहे साजिद है जो कि बाप है और बेटा नवीद अकरम, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो भारत से बताया जाता है, और जो नवीद अकरम की वालदा हैं उनका ताल्लुक इटली से बताया जाता है। तो पाकिस्तान से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये शवाहिद जब मीडिया पे वहाँ पर सामने आए हैं, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने जो है वो भारतीय हुकाम से रब्ता भी कर लिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, और अब आगे तहकीकात जो हैं वो किस रुख पर जा रही हैं, वहाँ पर सिडनी में मौजूद हैं सहाफ़ी सादुल हसन साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम नहीं, बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए। अच्छा साद, ये बताइएगा कि एक बड़ा वाक़या है जो इस वक्त नंबर सामने आ रहे हैं, वो क्या हैं? इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट क्या है आपके पास इस वाक़े के हवाले से? जी नहीं, बिलाशुबा बहुत बड़ा वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सोग की फ़ज़ा है, शहरियों के दरमियान भी खौफ भी पाया जा रहा है, गम-ओ-ग़ुस्सा भी अपनी जगह पर मौजूद है ऑस्ट्रेलियंस का। जो ताज़ा-तरीन जो सरकारी फ़िगर्स हैं नुकसानात के, उसके मुताबिक 15 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 27 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से 5 के करीब अफराद ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि सीरियस कंडीशन है उनकी। अस्पताल में इस वक्त तिब्बी इमदाद है। इस वक्त शहरियों की जानिब से भी बड़ी तादाद में वॉलंटियर किया जा रहा है ब्लड डोनेशन के लिए भी। जहाँ तक हमला आवर की शिनाख्त के हवाले से बात है, तो आज सुबह ऑफिशियल्स की जानिब से, न्यू साउथ वेल्स पुलिस की जानिब से और दीगर ऑफिशियल हुकाम की जानिब से जो आइडेंटिटी भी रिवील की गई है, बहुत मोहतात तरीके से वो इस फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो शूटर्स थे वो दोनों बाप और बेटा थे। 50 साल शख्स साजिद अकरम और उनका बेटा नवीद अकरम। जो साजिद अकरम वो तो पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि नवीद अकरम जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज है। साजिद अकरम के बारे में हुकाम के जानिब से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई थी वो ये थी कि वो 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे। इसके बाद उन्होंने कुछ साल बाद, 2 साल बाद गालिबन अपने स्टूडेंट वीज़ा को स्पाउस वीज़ा में कन्वर्ट करवाया और वो परमानेंट रेजिडेंट के स्टेटस पर हैं। जबकि जो दूसरा शूटर, जिनका बेटा जो इस वक्त ज़ख्मी हालत में है, नवीद अकरम, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ, वो ऑस्ट्रेलियन शहरी है, उसकी तालीम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है और उसकी जो परवरिश है वो भी ऑस्ट्रेलिया में। ये जो अगर हम ऑस्ट्रेलियन जो सिस्टम है उसकी बात करें, आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये तो जस्ट क्लिक अवे होती हैं सारी डिटेल्स, शनाख्त, कौन कहाँ से था, कहाँ से आया। उसके बाद इतनी ताख़ीर क्यों देखने में आ रही है? क्योंकि अफ़गानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज़ हों वो हों, या फिर उसके साथ साथ जो ये इंडियन ख़ास तौर पे एक जो फेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म हो जाता है, वो सारे मामलात तो फौरी तौर पर शुरू हो गए, लेकिन शनाख्त नहीं हो पाई। 9 न्यूज़ की तरफ से एक वीडियो भी उसके बाद सामने आई है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? अब जो स्क्रीन है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज सुबह भी जब ऑस्ट्रेलियन हुकाम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जब शूटर्स की आइडेंटिटी रिवील की गई, तो उनसे एक सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल भी किया गया कि क्या नवीद अकरम या साजिद अकरम का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिस पर जो हुकाम बाला थे उनकी जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि एक शख्स फलां साल में स्टूडेंट वीजा पर आया था, तो इसका मतलब ये कि कहीं से आया था और आपके पास डिटेल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली किस पासपोर्ट पर आया, उसकी पहले ट्रेवल हिस्ट्री क्या थी, तो सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। बेशक वो 1998 में उसको स्टूडेंट वीजा ग्रांट किया गया था, लेकिन तब भी स्क्रूटनी का एक प्रॉपर अमल मौजूद था। तो अभी तक उनकी जानिब से क्यों आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा रही, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके पीछे जो चहमगोई है वो ये है कि जब कल ये वाकया अफसोसनाक होता है शूटिंग का, तो विद इन नो टाइम
कुछ जराए से, कुछ प्राइवेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर एक शूटर की जिसका नाम नवीद अकरम है, उसका ड्राइवर्स लाइसेंस, उस बेचारे की भी उसकी जिंदगी तस्वीर खराब सामने आ कर दी जाती है। बिल्कुल। तो वो जो ड्राइवर्स लाइसेंस पे शूटर का नाम नवीद अकरम था, अब इत्तफाकन जो आप जिस शख्स का जिक्र कर रही हैं, वो नौजवान पाकिस्तान से, वो सिडनी में रिहाइश पजीर है। उसकी वीडियो, उसकी प्रोफाइल जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई कुछ खास इंडियन और अफगान अकाउंट्स की जानिब से, जो कि फेक न्यूज फैला रहे थे। उनके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी थी कि जी नवीद अकरम, अब नवीद अकरम चूंकि नाम डोमिनेंट है साउथ एशियंस में, पाकिस्तानियों में, साथ कोई डिप्लोमेटिक रीजंस भी होंगी आराम के साथ, तसल्ली के साथ पूरी तहकीकात करके बात सामने लाने की। लेकिन वो जो 9 न्यूज पे जो बहुत ही एक बेस्ट फ्रेंड हैं कोई नवीद अकरम के और साजिद साहब के फैमिली फ्रेंड है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये इनकी जो अपनी जो आइडेंटिटी है वो खुद जो हैं वो इंडियन नजाद हैं, उनके वालिद साहब और वालिदा जो हैं वो गालिबन इटालियन बताए जा रहे हैं। तो इसमें कितनी सदाकत हो सकती है, क्योंकि जाहिर है वो जो बता रहे हैं वो भी करीबी साथी हैं। देखिए, इस वक्त जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है वो उन तमाम तर सोशल मीडिया परचह मगोइयों का हिस्सा है, जिसका एक रुख जो है वो नवीद अकरम को पाकिस्तानी जोड़ने से ताल्लुक रखता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है उसके काउंटर के तौर पर उसे इंडियन ओरिजिन का साबित करने पर तुला हुआ है। अब इस वीडियो जो सरफेस जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, वीडियो मेरी नजर में गुजरी है, लेकिन उस वीडियो के बारे में अभी तक उसकी सदाकत के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। मैं दोबारा से ये कह रहा हूं कि इस वक्त ऑफिशियल हुकाम जो हैं वो बहुत मोहतात तरीके से इस सारी शूटर की आइडेंटिटी को रिवील करें, जो सवालिया निशान भी है, लेकिन इस वीडियो का जिक्र आप कर रही हैं उसकी अभी तक कोई ऑफिशियल जो तस्दीक है वो नहीं की जा रही। लेकिन बाहर तौर जो है ये अब भारत को तो ये लगता है कि शायद कोई बॉलीवुड की फिल्म है जहां वो जो ही कोई मामला होगा तो एक ड्रामा जो है वो क्रिएट किया जाता है, एक खामखा का केओस जो है वो क्रिएट किया जाता है और पाकिस्तान के ऊपर फॉल्स फ्लैग की तरफ फौरन बढ़ जाते हैं। तो साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो साथ हमारे साथ मौजूद सिडनी से जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था और वो ये कह रहे हैं कि ये अभी तहकीकात जो है बहुत तसल्ली के साथ की जा रही हैं। जो लोग ज़ख्मी हैं, चाहे वो साथी एक शख्स जो है वो हलाक किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जबकि दूसरा शख्स जो है इस वक्त ज़ख्मी है नवीद अकरम, उससे तहकीकात की जाएंगी। जो शख्स वहाँ पर जो है वो हीरो है वहाँ का अहमद, उससे भी तहकीकात की जाएंगी। तो उसके बाद किसी मंतकी अंजाम तक इन तहकीकात को पहुँचाएगा। तो एक ऑन गोइंग स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है। तो जो अब मज़ीद अपडेट आएंगे तो हम आपको इस हवाले से आगाह रखने की कोशिश करेंगे। वक्त प्रोग्राम का अब ख़त्म हो रहा है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।